अब नेक्स्ट एग्जेम्पशन देखिए। जो नेक्स्ट एग्जेम्पशन है वो है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। वो क्या है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो अब यदि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है पैसेंजर्स का, क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है पैसेंजर्स का विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स, यानी वो अपने बैगेज को लेके साथ में चल सकते हैं या बिना बैगेज के भी जा सकते हैं। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स से इन एयर इकोनॉमी क्लास एयर फेयर। एक तो देखो एग्जीक्यूटिव क्लास होता है और एक होता है इकोनॉमी क्लास एयर फेयर। ठीक है, इकोनॉमी क्लास एयर फेयर है और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर पैसेंजर क्या कर रहा है? अगर पैसेंजर एम्बार्क कर रहा है जर्नी, कहां पे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में के एयरपोर्ट पे, वहां से चढ़ रहा है या टर्मिनेट कर रहा है वो अपनी जर्नी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या बागडोगरा इन वेस्ट बंगाल, बागडोगरा इन वेस्ट बंगाल। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय एयर इन इकोनॉमी क्लास, बाय एयर इन इकोनॉमी क्लास, embarking from or terminating in an airport located in state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, सिक्किम और त्रिपुरा और एट बागडोगरा इन वेस्ट बंगाल, वो क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। इसी हिसाब से नॉन एयर कंडीशनड कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस हैं। ठीक है, नॉन एयर कंडीशनड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, वो एग्जेम्प्ट रहेगी। वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज क्या होता है? जैसे मैंने टिकट लिया भाई जयपुर से दिल्ली का, तो वो क्या है? मेरे को जयपुर से दिल्ली क्या है यात्रा करके लेके जाएगा, बीच में सवारियों को चढ़ाना नहीं है, उतारना नहीं है, इस तरह से चल रहा है। तो जो नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है वो एग्जेम्प्ट है। पर रेडियो टैक्सी और जो टूरिज्म है, कंडक्टेड टूर्स हैं, चार्टर और हायर के लिए ली जा रही है, ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग टूरिज्म, कंडक्टेड टूर्स, चार्टर और हायर। ठीक है, फिर है स्टेज कैरेज परमिट्स। स्टेज कैरेज जो है अदर देन एयर कंडीशनड स्टेज कैरेज, स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशनड स्टेज कैरेज, वो क्या रहेंगे? एग्जेम्प्ट रहेंगे। परंतु यही देखिए, स्टेज कैरेज जो परमिट्स हैं या नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जो व्हीकल्स हैं, वो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, यदि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो एग्जेम्प्ट नहीं रहेगी। फिर है वीजी फंडिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग। जैसे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट स्कीम के तहत जो आपके रीजनल मतलब जो ऐसे एरियाज में एयरपोर्ट्स हैं, मतलब वहाँ रन करने के लिए जहाँ पे क्या है पैसेंजर लोड कम रहे, तो उसके लिए एक रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट स्कीम लागू की है कि उन एयरपोर्ट्स को क्या है प्रमोट किया जाए। तो जो भी
नुकसान होगा उसकी क्या है, वायबिलिटी गैप फंडिंग कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट से इनको क्या है, कंसिडरेशन मिलेगा। वो एग्जेम्प्ट रहेगा, वो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। कितने साल तक एग्जेम्प्ट रहेगा, 3 साल तक एग्जेम्प्ट रहेगा। तो देखिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, services provided to the central government by way of transport of passengers, by way of transport of passengers with or without accompanied belongings, with or without accompanied belongings by air, embarking from or terminating, embarking from or terminating at regional connectivity scheme airport against consideration in form of viability gap funding, against consideration in form of viability gap funding, वो एग्जेम्प्ट रहेगी। और ये एग्जेम्पशन मिलेगा आपको 3 साल तक, ये एग्जेम्पशन आपको मिलेगा 3 साल तक, जब से क्या है, ये रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट स्कीम लागू हुई है। हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री, nothing contained in this entry shall apply on or after the expiry of a period of 3 years, on or after the expiry of period of 3 years from date of commencement of operations of regional connectivity scheme airport as notified by the Ministry of Civil Aviation। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय अदर मोड्स। तो रेलवेज में अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है पैसेंजर्स का, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। रेलवेज में यदि ट्रांसपोर्टेशन होता है पैसेंजर्स का, तो वो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। पर यही अगर फर्स्ट क्लास है या एसी कोच है, यही फर्स्ट क्लास है या एसी कोच है, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। यानी रेलवेज में अगर स्लीपर क्लास में है, नॉन एसी है, सिटिंग है, ये सब क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स with or without accompanied belongings, with or without accompanied belongings by railways in a class other than first class या एयर कंडीशन कोच या मेट्रो, मोनोरेल और ट्रेमवेज, मेट्रो, मोनोरेल और ट्रेमवेज, इनलैंड वाटरवे, इनलैंड वाटरवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अ वेसल, public transport in a vessel between say places located in India other than predominantly for tourism purpose, public transport in a vessel between say places located in India other than predominantly for tourism purpose, metered cabs and auto rickshaws including e-rickshaws, metered cabs, auto rickshaws including e-rickshaws, वो क्या है, exempt है। तो जो सर्विसेज है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय रेलवे इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास या एयर कंडीशन कोच, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे, इनलैंड वाटरवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेज लोकेटेड इन इंडिया, मीटर्ड कैब्स, ऑटो रिक्शाज इंक्लूडिंग ई रिक्शाज, वो एग्जेम्प्ट है। परंतु ये एग्जेम्पशन नहीं अप्लाई होगा। हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन आइटम दिस ई, मीटर्ड कैब्स, ऑटो रिक्शाज इंक्लूडिंग ई रिक्शाज, वो तब अप्लाई नहीं होगा अगर ये सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से, अगर ये सर्विसेज क्या है, सप्लाई की जाती है। अब हम कह रहे हैं कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, तो इसमें प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे आपके प्लेजर क्राफ्ट है, रिवर फेरीज है,
टूरिज्म के लिए बनाई गई है, ठीक है, क्रूज शिप्स हैं, ये टैक्सेबल है। अब ये कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय वेसल अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस तो एग्जेम्प्ट रहेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लेजर और चार्टर्ड वेसल्स और क्रूज शिप्स वो टैक्सेबल है। पैसेंजर टैक्सेस विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ये आपको पता ही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के अलावा और कोई टैक्सेस का एक्सक्लूजन नहीं होगा, तो पैसेंजर टैक्सेस विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रोपवे, केबल कार और एरियल ट्रैमवे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रोपवे, केबल कार और एरियल ट्रैमवे इज लायबल टू जीएसटी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रोपवे, केबल कार और एरियल ट्रैमवे से लायबल टू जीएसटी। जो पैसेंजर सर्विस फीस है और यूजर डेवलपमेंट चार्जेस है, जो पैसेंजर सर्विस फीस है और जो यूजर डेवलपमेंट चार्जेस है बाय एयरपोर्ट बेसिकली आर कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पैसेंजर्स और लायबल टू जीएसटी है। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो, एक तो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, ये कलेक्ट करती है क्या, पैसेंजर सर्विस फीस एंड यूजर डेवलपमेंट फीस। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किसको ऑथराइज कर दिया, एयरलाइंस को ऑथराइज कर दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किसको ऑथराइज कर दिया, एयरलाइंस को ऑथराइज कर दिया। और एयरलाइंस क्या कर रही है, ये पीएसएफ और यूडीएफ कलेक्ट कर रही है कस्टमर से। तो अब एयरलाइंस विल नॉट बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन द सेम, क्योंकि क्या है, इट इज कलेक्टेड इन कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट ऑफ रेसिपिएंट। तो ये तो लायबल नहीं होंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी लायबल होगी। और एयरपोर्ट अथॉरिटी इनको क्या देती है, कमीशन देती है इसको कलेक्ट करने के लिए। इस कमीशन पे क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। और एयरपोर्ट अथॉरिटी उसका क्या ले लेगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगी, ठीक है। तो पीएसएफ and UDF charged by airport operators, they are consideration for providing services to passengers and therefore liable to GST. PSF and UDF charges collected by airlines as an agent, airlines is not responsible for payment of GST. The airport authority operator shall pay GST on PSF, PSF and UDF collected by them from passengers through airlines. जो commission है received by airlines from airport authority will be liable to GST. Then where the transportation takes place over a predetermined route, where the transportation takes place over a predetermined route on a predetermined schedule in non-air conditioned contract carriage, same will be say exempt from GST. Predetermined route है, predetermined schedule है, non-air conditioned contract carriage है, वो exempt रहेगी, ठीक है। अब अगर सपोज कीजिए ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फेरी में, from one place in India to another, from one place in India to another, तो चाहे भले से क्या हो, प्राइवेट ऑपरेटर्स हों, सेम विल बी एग्जेम्प्ट। ये क्या रहेंगे, एग्जेम्प्ट रहेंगे। ये क्या रहेंगे, एग्जेम्प्ट रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू सम्स रिसीव्ड एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर द मंथ एंडिंग 30th of September.
अब पहला देख लीजिए, पैसेंजर्स एम्बार्किंग एट अरुणाचल प्रदेश 55 लाख, $55 lakhs. Out of 15 lakhs, out of that 15 lakhs relates to other than economy class. तो देखिए 40 lakhs तो क्या है, इकोनॉमी क्लास का है, वो तो हो जाएगा एग्जेम्प्ट, और 15 lakhs ये है अदर देन इकोनॉमी क्लास, ये हो जाएगा क्या, टैक्सेबल, ये हो जाएगा क्या, टैक्सेबल, यानी बिजनेस क्लास वाला टैक्सेबल हो जाएगा. पैसेंजर्स वेयर जर्नी टर्मिनेटेड इन आसाम 45 lakhs, 5 lakhs रिलेट्स टू अदर देन इकोनॉमी क्लास, इसमें भी 40 लाख तो हो जाएगा क्या, एग्जेम्प्ट, और 5 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा. 5 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा. फिर है अमाउंट चार्ज फ्रॉम पैसेंजर्स फॉर फ्लाइट्स स्टार्टिंग फ्रॉम सिडनी टू दिल्ली. अब यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाती है जहां पैसेंजर एम्बार्क कर रहा है इन द कन्वेयंस फॉर अ कंटिन्यूस जर्नी, या प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई सिडनी, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल. ठीक है. उसके बाद देखिए अमाउंट चार्ज फ्रॉम पैसेंजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली टू सिडनी, ये दिल्ली टू सिडनी है, इकोनॉमी क्लास है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, ये टैक्सेबल होगा, 34 लाख रुपए है, पूरा टैक्सेबल होगा. पैसेंजर टैक्सेस भी इंक्लूड होंगे इसमें, पैसेंजर टैक्सेस भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे इसमें, ठीक है, पूरा टैक्सेबल होगा. फिर है अमाउंट चार्ज फ्रॉम पैसेंजर्स फॉर फ्लाइट्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली टू सिडनी बिजनेस क्लास, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा 10 लाख रुपए, इंक्लूडिंग पैसेंजर टैक्सेस वो भी इंक्लूड हो जाएंगे. कंप्यूट कह रहा है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी देयर ऑन. तो अब पहली बात देखो, पहले वाले में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो गई 15 लाख रुपए, रेट ऑफ जीएसटी 12% है. दूसरे वाले में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो गई 5 लाख रुपए, रेट ऑफ जीएसटी 12% है. सिडनी वाला टैक्सेबल होगा नहीं. चौथा होगा 34 लाख रुपए, रेट ऑफ जीएसटी 5% है, और पांचवा होगा 10 लाख रुपए और रेट ऑफ जीएसटी यहाँ है 12%. तो कुल मिला के ये हो गया 1,80,000 रुपए, ये हो गया 60,000 रुपए, ये हो गया 1,70,000 रुपए, ये हो गया 1,20,000 रुपए. तो ये हो गया 8 और 14 और 7 21 और 2 23, ₹53 लाख रुपए, 5,30,000 सॉरी, 5,30 तो ये टैक्स आ गया, और वैल्यू आ गई 20, 30, 64 लैक्स. 64 लैक्स हो गई वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, और 5,30 टैक्स आ गया. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर्स एबीसी एयरलाइंस फर्निशेज यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कंप्यूटेशन ऑफ इट्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर के महीने की इसमें जीएसटी लायबिलिटी निकालने के लिए कह रहे हैं। पहला है पैसेंजर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली 100 पैसेंजर्स हैं, अदर देन इकोनॉमी क्लास है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ टिकट क्या है 8,000 है, तो 100 है इंटू 8,000, अदर देन इकोनॉमी क्लास है, तो इकोनॉमी क्लास पे 5% है, अदर देन इकोनॉमी क्लास पे 12% है, तो ये 12% हो जाएगा रेट। तो ये हो गई, टैक्स निकालता जाता हूँ लगे आती, 100 इंटू 8,000 इंटू 12%, ये हो गया 96,000 ये आ गया। 20 पैसेंजर्स हैं, ग्रॉस वैल्यू पर टिकट है 4,000 रुपये, इकोनॉमी क्लास है, 20 पैसेंजर्स है 4,000 है और इकोनॉमी क्लास है, यानी 5% रेट लग जाएगी। तो 20 इंटू 4,000 इंटू 5%, यानी 20 पैसेंजर है 4,000 है इंटू 5%। ये हो गई 4,000 रुपये, ठीक है। फिर आता है पैसेंजर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू लंदन, 300 पैसेंजर्स हैं, 20,000 रुपये टिकट है और ये है इकोनॉमी क्लास, 5% लग जाएगी, 300 इंटू 20,000 इंटू 5%, ये हो गई 3 लाख रुपये, ये हो गई 3 लाख रुपये। नेक्स्ट देखो, पैसेंजर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू लंदन, 150 पैसेंजर हैं, 40,000 रुपये है रेट, 12% है, 150 इंटू 40,000 इंटू 12%, ये हो गए 7,20,000। उसके बाद देखो, हमारे रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट स्कीम में 1,000 पैसेंजर है, 2,500 रुपये चार्ज किए पैसेंजर से। गवर्नमेंट से अगर इनको कंसिडरेशन मिलता है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। एक 25 ही हो गई। टोटल जीएसटी पेएबल कितना आ गया, 96,000 प्लस 4,000 प्लस 3 लाख प्लस 7,20 प्लस 1,25, 12,45। देख लो इसमें इतना ही आ रहा है क्या, 3,04,000 प्लस 8,16 प्लस 1,25, ठीक है 12,45 आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये रेल ट्रांसपोर्टेशन है, पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय जनरल क्लास, ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय स्लीपर क्लास, ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय फर्स्ट क्लास एसी कोच, फर्स्ट क्लास एसी कोच 2 बिलियन, ये टैक्सेबल है, ऐसे लिख लेते हैं इसको, टैक्सेबल है ये। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एसी कोच टैक्सेबल होगा, 2 टियर एसी भी टैक्सेबल है और 3 टियर एसी भी टैक्सेबल है। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितनी हो गई, 16 बिलियन। रेट ऑफ जीएसटी हो गई 5%, 16 बिलियन हो गई वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, सॉरी 14 बिलियन हो गई टैक्सेबल सप्लाई
और 5% हो गया ये, तो 0.7 बिलियन क्या है, ये आ गई आपकी जीएसटी लायबिलिटी। ये आ गई आपकी जीएसटी लायबिलिटी। एक और क्वेश्चन देखिए, मेजर्स PQR इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय फॉलोइंग मोड्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के महीने में सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय नेशनल वाटरवे एग्जेम्प्ट है। नेशनल वाटरवे इंग्लैंड वाटरवे है, और इनलैंड वाटरवे से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर कंडीशनड स्टेज कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर कंडीशनड स्टेज कैरेज, ये आ गई आपके टैक्सेबल। नॉन एयर कंडीशनड स्टेज कैरेज ये एग्जेम्प्ट रहेगी। नॉन एयर कंडीशनड स्टेज कैरेज ये एग्जेम्प्ट रहेगी। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बाय कॉन्ट्रैक्ट कैरेज फॉर टूरिज्म ये टैक्सेबल है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज फॉर टूरिज्म टैक्सेबल है। उसके अलावा सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई पोर्ट इन वेसल एंड सच वेसल इज नॉट फॉर टूरिज्म पर्पज, ये भी एग्जेम्प्ट है। ये भी एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मीटर्ड कैब्स, मीटर्ड कैब्स भी एग्जेम्प्ट है जब तक कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से नहीं प्रोवाइड की जाए, ये एग्जेम्प्ट रहेगी। रेडियो टैक्सी टैक्सेबल है। एंड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स इन अ नॉन एयर कंडीशनड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ये एग्जेम्प्ट है। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एग्जेम्प्ट है। एंड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स इन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ये क्या है, टैक्सेबल है। एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज क्या है, टैक्सेबल है। तो ये कह रहा है कंप्यूट जीएसटी लायबिलिटी और रेट अगर 5% है तो अब आप देखो 25 लाख, 20 लाख, 45 लाख, 55 लाख और 5 60 लाख और 10 70 लाख रुपए हो गए। 25, 20, 45, 45 और 10 55 और 5 60 और 10 70 लाख रुपए आ रहा है। वैल्यू तो 70 लाख आ गई। टोटल जीएसटी पेएबल हो जाएगा 70 लाख का 5%। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई तो कितनी हो गई, और जीएसटी पेएबल हो जाएगा 3.5 लाख। जीएसटी पेएबल हो जाएगा आपके 3.5 लाख रुपए। तो ये अभी अपन ने क्या है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के बारे में डिस्कशन किया है। दिस वाज आवर डिस्कशन रिलेटिंग टू पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अब नेक्स्ट एग्जाम्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्शन दैट इज इन रिलेशन टू गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। जो नेक्स्ट एग्जाम्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्शन है, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का जो एग्जाम्शन है। तो देखिए, अगर रोड के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, रोड के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो एग्जेम्प्ट रहेगा। पर किस में टैक्सेबल हो जाएगा, यही अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ट्रांसपोर्टेशन कर रही है तो टैक्सेबल है, कोरियर एजेंसी ट्रांसपोर्टेशन कर रही है तो टैक्सेबल है, तब तो क्या हो रहा है, टैक्सेबल है। अदरवाइज रोड के माध्यम से, जैसे सपोज करो आपने ऑटो रिक्शा में कर दिया, ई रिक्शा में कर दिया, ले गए माल को,
टांगा गाड़ी में कर दिया, बुलक कार्ट में कर दिया। देखते हैं ना बुलक कार्ट में कई बार आयरन हो, मतलब सरिये का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ये क्या है, ये एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, जैसे आप सपोज कीजिए कोई ये थोड़ी कि हर जने के पास गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो, ये हर जना थोड़ी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गुड्स का, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट सर्विस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एक्सेप्ट सर्विस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी या कोरियर एजेंसी, यानी जेटीए और कोरियर एजेंसी तो टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर रोड के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन है तो वो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। इनलैंड वाटरवे जिसमें नेशनल वाटरवे भी आ रहा है, ये क्या रहेंगे, एग्जेम्प्ट रहेंगे। इनलैंड वाटरवे के माध्यम से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट रहेगा। अब बात यह आती है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या हो गई, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो गई एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हु प्रोवाइड सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का काम क्या है, रोड्स के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, और जारी करता है ये क्या, बिल्टी। एंड इशू से कंसाइनमेंट नोट, कंसाइनमेंट नोट जारी करता है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मीन्स एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज in relation to transportation of goods by road and issues consignment note by whatever name called। एक है कोरियर एजेंसी। कोरियर एजेंसी क्या हो गई, कोरियर एजेंसी मीन्स एनी पर्सन, कोरियर एजेंसी मीन्स एनी पर्सन engaged in door to door transportation of time sensitive documents, goods or articles, door to door transportation of time sensitive documents, goods or articles, utilizing the services of a person either directly or indirectly to carry or accompany such documents, goods or articles। ठीक है, वो कोरियर एजेंसी हो गई। अब अगर कोई एक्सप्रेस कार्गो सर्विस है या आंगड़िया जो सर्विसेज दे रहा है, वो भी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल होगी। अब कोरियर में तो क्या है कि पूरा एंटायर ट्रांसपोर्टेशन रोड के माध्यम से तो हो ही रहा है, वो एयर का भी लेंगे, रोड का भी लेंगे, अलग अलग फैसिलिटीज़ की बेनिफिट वो लेके जल्दी से जल्दी, टाइम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं तो टाइमली गुड्स की, टाइमली डॉक्यूमेंट्स की क्या है, उनको डिलीवरी करनी है। एक क्वेश्चन देखिए, मधुर कोरियर्स इन इंडिया फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30th of September। जो भी इंफॉर्मेशन है दे आर इन सेपरेट इन एडिशन टू ईच अदर। अमाउंट चार्ज फॉर फ्रॉम कॉर्पोरेट क्लाइंट्स 55 लाख है, अमाउंट चार्ज फ्रॉम कॉर्पोरेट क्लाइंट्स क्या है, 55 लाख है। ठीक है, 5 लाख इज टूवर्ड्स द पैकिंग ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड एनवलप्स। 5 लाख क्या है, टूवर्ड्स पैकिंग ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड एनवलप। तो ये पूरे के पूरे ये नेचुरल बंडलिंग हो गई, एक तरह से ये क्या है, नेचुरल बंडलिंग है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इस केस में हो जाएगी 55 लाख रुपए। ठीक है, देन चार्जेस ऑफ एक्सप्रेस कार्गो सर्विस 25 लाख रुपए। चूंकि कंसाइनमेंट नोट इज नॉट इशूड, ये कोरियर है, कंसाइनमेंट नोट जारी नहीं हो रहा तो ये कोरियर एजेंसी है। चार्जेस फॉर डॉक्यूमेंट्स टू डिस्टाइन टू वेस्टर्न स्टेट्स 40 लाख, फॉर विच डॉक्यूमेंट्स डिस्टाइन टू वेस्टर्न स्टेट डिलीवरी इज कैरिड आउट बाय वेस्ट एक्सप्रेस कोर्स हु इज पेड 50%। पर अपने लिए तो 40 लाख रुपए वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी। जो 20 लाख रुपए आप सामने वाले बंदे को दे रहे हो, उस पर जो जीएसटी लग के आएगा उसका आपको क्या मिल जाएगा, जीएसटी जो लगेगा उसका आपको क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स रेट मिल जाएगा। चार्जेस फॉर सर्विसेज फ्रॉम वे कस्टमर्स केम टू द ऑफिस ऑफ मेजर्स मधुर कोरियर्स 4 लाख रुपए, ये भी इंक्लूड हो जाएगा किसमें, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। 4 लाख रुपए ये भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा किसमें, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितनी हो गई
क्या नेट अमाउंट जीएसटी पेएबल हो गया और क्या रेट ऑफ जीएसटी है। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो गई कितनी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितनी हो गई, ये 55 लाख प्लस 25 लाख प्लस 40 लाख प्लस 4 लाख, तो 5 और 5 10, 14 हो गया, 5 और 1 6 और 2 8 और 4 12, 1 करोड़ और 24 लाख हो गई वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। और इस पे लग जाएगा जीएसटी एट रेट ऑफ 18%, जीएसटी एट रेट ऑफ 18%, 1 करोड़ 24 लाख पे। ये हो गया 22 लाख 32,000 लेस आईटीसी, आईटीसी मिल जाएगा 20 लाख का 18% 360, ये है नेट जीएसटी पेएबल। $18.72 नेट जीएसटी पेएबल है आपके 18.72। $18,72,000 क्या है नेट जीएसटी पेएबल है। अब नेक्स्ट देखिए जो सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है बाय एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गुड्स का फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, वो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, वो एग्जेम्प्ट है। पहले क्या था, जो एयरक्राफ्ट से ट्रांसपोर्टेशन होता था एक्सपोर्ट एयर फ्रेट, वो एक्सपोर्ट एयर फ्रेट भी एग्जेम्प्ट रहती थी। एक्सपोर्ट एयर फ्रेट एग्जेम्प्ट रहती थी, 30/9/22 तक ये एग्जेम्प्ट थी। अब ये एग्जेम्पशन क्या है, विदड्रॉ कर लिया। इंपोर्ट एयर फ्रेट तो एग्जेम्प्ट है, ये इंपोर्ट एयर फ्रेट तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। एक्सपोर्ट एयर फ्रेट भी एग्जेम्प्ट थी। फिर इसी हिसाब से एक्सपोर्ट सी फ्रेट भी एग्जेम्प्ट थी। जो एक्सपोर्ट सी फ्रेट है ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। ये एग्जेम्पशन था आपके 23/9/22 तक, 23/9/22 तक ये एग्जेम्पशन था। फिर यहां पे जो अब सर्विसेज ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, चाहे वो बाय एयर हो चाहे बाय वेसल हो, फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या हो रहा था, ये आपके एग्जेम्प्ट था। 30/9/22 तक ये क्या है, आपके एग्जेम्प्ट था। अब बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कोरियर। जो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन को ये सर्विसेज दी जा रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ सच पर्सन, ठीक है। मैं रजिस्टर्ड हूँ और मैंने माल दिया है से गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, मेरी जो लोकेशन है वो बन जाएगी। अदरवाइज क्या है, अगर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, द लोकेशन एट विच द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। लोकेशन जहाँ ये गुड्स क्या है, हैंड ओवर कर दिए जाते हैं फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। परंतु अगर यहाँ पे था कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स होगा। ये जो प्रोविजो है ये ओमिट कर दिया गया है। वैसे आपको बता दूं, इट इज़ ओमिटेड बाय फाइनेंस एक्ट 23। अभी कब से नोटिफाई होगा, अभी ये नोटिफाई नहीं हुआ है, जब से नोटिफाई होएगा तब से ये वाला जो प्रोविजो है ये ओमिट हो जाएगा। तो अब उसके इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ सच पर्सन ही हो जाएगी, लोकेशन ऑफ सच पर्सन हो जाएगी। तो फिर एक्सपोर्ट फ्रेट है, चाहे वो सी फ्रेट और एयर फ्रेट हो, तो वहाँ जीएसटी की लेवेबिलिटी अराइज होगी। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, सैटेलाइट लॉन्च सर्विस।
सैटेलाइट लॉन्च सर्विस जो है इसरो के द्वारा और न्यू इंडिया स्पेस या एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड वो एग्जेम्प्ट रहेगी। तो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय इसरो, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। ये क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल, वेसल या जीटीए, अब जीटीए में भी कोई अंतर नहीं है, आगे जीटीए के बारे में पढ़ोगे। तो अगर कोई सर्विसेज हो है बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल या वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर, वो एग्जेम्प्ट रहेगी। कौन सी हो गई ये हो गया रिलीफ मटेरियल्स, ये हो गया क्या? रिलीफ मटेरियल्स meant for victims of natural or man-made disasters, relief materials meant for victims of natural or man-made disasters, calamities, accidents और mishappenings। दूसरा है डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, दूसरा क्या है? डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो गए। फिर हो गए न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स। फिर आ गया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फिर है मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर्स, पल्सेस एंड राइस, मिल्क, सॉल्ट, फ्रूट ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर्स, पल्सेस एंड राइस। एक है ऑर्गेनिक मैन्योर, ये एग्जेम्प्ट रहेंगे। एक क्या है? ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है? ये एग्जेम्प्ट रहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? रिलीफ मटेरियल्स हो गए मेंट फॉर विक्टिम्स और नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, कैलेमिटीज, एक्सीडेंट्स, मिसहैपनिंग्स। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो गए, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो गए। ठीक है, उसके अलावा आ रहे हैं हमारे पास क्या? उसके अलावा हमारे पास आ रहे हैं न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो गया, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर्स, पल्सेस एंड राइस हो गया, ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, ये एग्जेम्प्ट रहेंगे। इसी हिसाब से अगर कोई जीटीए ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन गुड्स कैरेज, इसका भी वही सेम है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो गया, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर्स, पल्सेस एंड राइस, ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया। वहाँ का देख लो, ये पॉइंट हो गया डी, ये पॉइंट हो गया ई, ऊपर वाले का ये पॉइंट हो गया एफ। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स, सी हो गया। ठीक है, रिलीफ मटेरियल्स मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स, नेचुरल कैलेमिटीज, एक्सीडेंट्स और मिसहैपनिंग्स हो गई, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो ये जीटीए के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन भी क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। जीटीए द्वारा ट्रांसपोर्टेशन भी एग्जेम्प्ट रहेगा। अब ये ध्यान में रखना है, जो इंडिविजुअल ट्रक या टेम्पो ओनर्स हैं, दे डू नॉट इशू कंसाइनमेंट नोट, ये जीटीए नहीं है। तो इनके द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है बाय रोड, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या कर रही है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए वो और साथ साथ क्या है? इंसिडेंटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे पैकिंग करना, अनपैकिंग करना, लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, और टेम्परेरी वेयर हाउसिंग भी कर रही है, टेम्परेरी स्टोरेज भी कर रही है। तो ये सब इंसिडेंटल सर्विस है रिलेटिंग टू द मेन सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो ये अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एग्जेम्प्ट है तो उसके रिलेशन में पैकिंग, अनपैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ये सब चीज़ें भी क्या रहेंगी? एग्जेम्प्ट रहेगी। तो इफ़ एनी इंटरमीडियरी एंड एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, और जीटीए उसके लिए चार्जेस चार्ज कर रही है, तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में कंपोजिट सप्लाई है, नेचुरल बंडलिंग है, यहाँ पे जीटीए की जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो लगेगी। यहाँ पे
जीटीए की जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो लग जाएगी, ठीक है। जो इंसिडेंटल सर्विसेज है विच आर प्रोवाइडेड एज सेपरेट सर्विसेज एंड चार्ज सेपरेटली वेदर इन सेम या सेपरेट इनवॉइस, वो क्या हो जाएंगी, सेपरेट सप्लाईज रहेंगी। फिर अपन ने देखा था जीटीए के अंदर क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। देखो अगर जीटीए चार्ज करता है 12% की रेट से जीएसटी, तब तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म रहेगा। जीटीए चार्ज करता है 5% की रेट से जीएसटी और उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का, तब तो क्या है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म रहेगा। अदरवाइज 5% में क्या रहेगा, अदरवाइज 5% में क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। अदरवाइज 5% में क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। तो देखिए सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय जीटीए इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड टू, किसको दे रहे हैं, ये फैक्ट्री जो कि रजिस्टर्ड है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। फिर है कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश बायर अंडर एनी लॉ। फिर है एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट। फिर है एनी बॉडी कॉर्पोरेट एस्टेब्लिश बाय अंडर एनी लॉ। फिर है पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी शामिल है। तो हम सर्विसेज किसको दे रहे हैं, फैक्ट्री को दे रहे हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटी को दे रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म को दे रहे हैं और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को हम क्या है, ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रहेगा, यानी जो रेसिपिएंट है यानी फैक्ट्री या ये सोसाइटी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एओपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि कहाँ लोकेटेड है, टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, विल बी रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी, विल बी रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी, ठीक है। परंतु ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के प्रोविजंस तब अप्लाई नहीं होंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के प्रोविजंस तब अप्लाई नहीं होंगे जब सप्लायर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर द सीजीएसटी एक्ट। सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन लिया है सीजीएसटी एक्ट में एंड हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स, एंड हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज ऑफ जीटीए इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स supplied by him under forward charge. Or supplier has issued what? A tax invoice to the recipient charging central tax at the applicable rates and has made a prescribed declaration. तब ये रिवर्स चार्ज के मैकेनिज्म प्रोविजंस यहाँ अप्लाई नहीं हो रहे हैं। और यदि किसी अ पर्सन इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ, यदि कोई पर्सन रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी लॉ, यदि कोई पर्सन क्या है, रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी लॉ ओनली फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, एंड इज नॉट मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और वो रिसीव करता है जीटीए सर्विस, वो रिसीव करता है जीटीए सर्विस, तो आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल, वहां आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता। और यहां पे हमने 3rd चैप्टर में पढ़ लिया था, बेसिकली जो सर्विसेज इनको सप्लाई की जाती है वो क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है, वो क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो देखिए हावेवर नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू सर्विसेज, नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू सर्विसेज provided by goods transport agency by way of transportation of goods in a goods carriage by road to department
or establishment of the central government, state government, union territory, local authority, governmental agency, department or establishment of central government, state government, union territory, local authority or governmental agency which has taken registration under the CGST Act only for the purpose of deducting tax at source under 51 and they are not making taxable supply of goods or services. ये जो सर्विसेज इनको मिलती है जीटीए की वो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो जाती है. अब यहाँ पे जीटीए की सर्विसेज की बात करें हम, अब देखिए आगे जो टाइम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है, जीटीए और कोरियर एजेंसी में अंतर क्या है. जीटीए में पहली बात तो एंटायर ट्रांसपोर्टेशन किसके माध्यम से होता है, इज बाय रोड. और दूसरा क्या है, जीटीए इश्यूज कंसाइनमेंट नोट. जीटीए क्या जारी करती है, कंसाइनमेंट नोट जारी करती है. ठीक है. फिर देखिए कोरियर में पूरा ट्रांसपोर्टेशन रोड के माध्यम से नहीं होता, कंसाइनमेंट नोट जारी करने की ऐसा कोई बात नहीं है. फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम माइनिंग पिट हेड टू रेलवे साइडिंग बेनिफिकेशन प्लांट एक्सेट्रा बाय व्हीकल्स डिप्लॉयड विद ड्राइवर फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ड्राइवर भी है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन हो गई. ये एक तरह से क्या है, हायरिंग सर्विसेज हो गई. ठीक है, हायरिंग सर्विसेज, दैट इज व्हाट जीएसटी अंडर रेंटल सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल्स विद द ऑपरेटर. फिर एक एग्जेम्पशन देखिए, यदि सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन. जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहा है, जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहा है, तो सेम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. पर तो जो सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. तो आपने बोला कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को वैसे तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पर जैसे हैंडीक्राफ्ट वगैरह के हैं और वो वहाँ कंप्लायंसेस फॉलो कर लेते हैं तो उनको क्या एग्जेम्पशन दे रखा है. तो जो जीटीए सर्विसेज दे रहा है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वो क्या रहेंगी, एग्जेम्प्ट रहेंगी. परंतु अगर फैक्ट्री है, वही ये सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बॉडी कॉरपोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है या रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, यहाँ पे बेसिकली आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है. फिर जीटीए अगर रजिस्टर्ड पर्सन्स को दे रहा है सर्विसेज जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया सिर्फ टैक्स रिडक्शन एट सोर्स के लिए, यानी जो डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के या यूनियन टेरिटरी के, या फिर क्या है लोकल अथॉरिटी हो गई या गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, तो यहाँ जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स रिडक्शन एट सोर्स और वो खुद टैक्सेबल सप्लाईज नहीं इफेक्ट कर रहे हैं, तो उनको जो दी जा रही है ये सप्लाईज वो क्या है, बेसिकली एग्जेम्प्ट रहेगी, वो एग्जेम्प्ट रहेगी. ठीक है. अब देखिए हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं. शर्मा कैरियर्स इज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंगेज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड. शर्मा कैरियर्स क्या एक जीटीए है, किस में एंगेज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड में एंगेज है. एज पर जनरल बिजनेस प्रैक्टिस शर्मा कैरियर्स ऑल्सो प्रोवाइड्स इंटरमीडियरी, क्या कर रही है ये, इंटरमीडियरी एंड एंसिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है. क्या कर रही है ये, इंटरमीडियरी और क्या एंसिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है. इंटरमीडियरी और एंसिलरी सर्विसेज भी ये प्रोवाइड कर रही है, लाइक लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसशिपमेंट एंड टेम्परेरी वेयर हाउसिंग इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड.
तो क्या बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ एनालाइज वेदर सच सर्विसेज कैन बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ जीटीए सर्विस। क्या ये कंपोजिट सप्लाई है या ये मिक्स सप्लाई है? क्या ये कंपोजिट सप्लाई है, क्या ये क्या है, मिक्स सप्लाई है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो जीटीए क्या कर रही है, जीटीए बेसिकली कर रही है काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, और जो ये पैकिंग है, अनपैकिंग है, ठीक है, जो आपके ट्रांसशिपमेंट है, ये टेम्परेरी वेयर हाउसिंग है, ये आपके क्या है, एंसिलरी सप्लाई है। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, जो टू और मोर सप्लाईज आर, टू और मोर सप्लाईज, जो टैक्सेबल सप्लाई होती है ऑफ गुड्स आर सर्विसेज आर मेड, जो कि नेचुरली बंडल्ड हो, जो कि क्या हो, नेचुरली बंडल्ड हो, ठीक है, एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर, एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर। तो ये क्या मानी जाती है, कंपोजिट सप्लाई मानी जाती है। ये कंपोजिट सप्लाई मानी जाती है जहाँ पे वन सप्लाई इज प्रिंसिपल सप्लाई, जहाँ वन सप्लाई क्या हो, इज प्रिंसिपल सप्लाई हो। अब यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो सर्विसेज सप्लाई कर रही है, तो ये प्रिंसिपल सप्लाई है जीटीए की सर्विस, और बाकी क्या हो गई आपकी, एंसिलरी हो गई। बाकी क्या हो गई आपकी, एंसिलरी हो गई, ठीक है। तो इस केस के अंदर देखिए, बाकी ये हो गई एंसिलरी। तो यहां पे देखिए, ये बेसिक चीज हो गई, ये जीटीए की सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है, तो एक तरह से ये कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है, कंपोजिट सप्लाई है। एक क्वेश्चन और देखिए, XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड न्यू दिल्ली मैन्युफैक्चर्स बिस्किट्स अंडर ब्रांड नेम टेस्टी पिक्स। XYZ लिमिटेड जो न्यू दिल्ली मैन्युफैक्चर कर रहा है बिस्किट अंडर ब्रांड नेम टेस्टी पिक्स। बिस्किट्स आर सप्लाई टू होलसेलर्स, किसको दिए जा रहे हैं, होलसेलर्स को दिए जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए जा रहे हैं, जो कि लोकेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन FOR बेसिस, यानी हम ट्रांसपोर्टेशन की फैक्ट्री तक करके आ रहे हैं। फ्री ऑन रेल बेसिस है ये, ठीक है, फ्री ऑन रोड बेसिस,
या फ्री ऑन रेल बेसिस, जैसा भी है, फ्रॉम द वेयर हाउस ऑफ द कंपनी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। वेयर हाउस कहाँ पे लोकेटेड? न्यू दिल्ली में। इसके लिए कंपनी यूजेज मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर सप्लाइंग बिस्किट्स टू द कस्टमर्स अक्रॉस स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। इसके लिए वो क्या काम में ले रहे हैं? मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट काम में ले रहे हैं, चाहे वो रेल से कर रहे हो, चाहे वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के माध्यम से कर रहे हो, चाहे लोकल जो ट्रांसपोर्ट है उसके माध्यम से, ऑटो रिक्शा वगैरह के माध्यम से। अब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है शोन एज अ लाइन आइटम इन द इनवॉइस। जैसे ये इनवॉइस है, इसमें गुड्स की प्राइस आ गई और इनवॉइस की प्राइस, मतलब ट्रांसपोर्ट की प्राइस अलग से आ गई ये। एंड बिल टू कस्टमर विद मार्कअप ऑफ 2% ऑफ टोटल अमाउंट फ्रेट। अगर सपोज कीजिए आपने 1,00,000 रुपए फ्रेट पे किया है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, और उस पर 5,000 रुपये सपोज करो आपने जीएसटी पे किया है, तो 1,05,000 हो गया। इसका ये चार्ज कर रहे हैं 102% लाइन आइटम के फॉर्म में। ठीक है, ये कह रहा है। फ्लोर यूज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोक्योर्ड फ्रॉम वेंडर्स लोकेटेड इन मध्य प्रदेश ऑन एक्स फैक्ट्री बेसिस। अब जो आटा है ये कहाँ से ले रहे हैं? ये मध्य प्रदेश से ले रहे हैं और ये ले रहे हैं एक्स फैक्ट्री बेसिस पे, यानी यहाँ अपने को खुद को लेके आना पड़ेगा। एमपी से दिल्ली आपको क्या है? एमपी से दिल्ली है, खुद को लेके आना है आटा। इसके लिए कंपनी क्या कर रही है? एंगेज कर रही है जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस, टू ट्रांसपोर्ट फ्लोर फ्रॉम द फैक्ट्रीज ऑफ द वेंडर्स टू इट्स फैक्ट्री लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो अपन ने देखा था फ्लोर का जो ट्रांसपोर्टेशन है बाय जीटीए, फ्लोर का जो ट्रांसपोर्टेशन है बाय जीटीए इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फ्लोर का जो ट्रांसपोर्टेशन है बाय जीटीए वो क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया फ्रॉम टैक्स। ये पता है कब? जब जीटीए के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फ्लोर का। अब कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्ट ऑफ बिस्किट्स एंड फ्लोर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के महीने में ये डेटा दिया है इन्होंने। फॉर सेल्स विद दी एनसीआर रीजन, अप्रैल के महीने का डेटा है ये। फॉर सेल्स विद इन एनसीआर रीजन कंपनी हैज अरेंज्ड अ लोकल मिनी वैन, कंपनी हैज अरेंज्ड अ लोकल मिनी वैन बिलोंगिंग टू इंडिविजुअल एंड पेड हिम 54,000 रुपीज। कितना दे दिया? 54,000 रुपये दिया है इसने लोकल मिनी वैन को। तो ये यहां जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ऑफ गुड्स बाय रोड, ठीक है, बाय रोड, बाय लोकल मिनी वैन, ये रहेगा एग्जेम्प्ट। क्यों रहेगा भैया एग्जेम्प्ट? क्योंकि लोकल मिनी वैन ये जीटीए नहीं है, ये कोरियर नहीं है, इसलिए एग्जेम्प्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। तो यहां पे 54,000 हो गया, ये जीएसटी का अमाउंट 0 हो गया। 54,000 इंटू 102%, ये अमाउंट बिल्ड हो जाएगा। यही कि अमाउंट बिल्ड भी बात कर लें हम, इतना अमाउंट इसमें बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी 55,080 ये अमाउंट इनको बिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर सेल्स टू डिस्टेंट स्टेट्स 1,78,00,000 की सेल्स है। द कंपनी बुक्ड गुड्स बाय इंडियन रेलवेज और फ्रेट पे किया है 3,17,000 रुपये। तो फ्रेट है 3,17,000, इंडियन रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन किया है। अब रेट ऑफ जीएसटी की बात करें तो ये बोल रहे हैं रेट ऑफ जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स 5% है, और बिस्किट पे जो रेट है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन बिस्किट 12%, एक्सेप्ट एनी अदर रेट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। तो अब ये 5% जीएसटी लग गया। 317 का 5% कितना होता है? 15,850। 332 850 बिल्ड हो जाएगा इसका 102%।
339,507 339,507 हो गया। ठीक है, फिर आगे देखिए, फॉर सेल्स टू लोकेशंस इन नेबरिंग स्टेट्स 55 लाख है। द कंपनी बुक्ड द गुड्स बाय रोड कैरियर्स जीटीए के माध्यम से और फ्रेट पे किया है 3,73,000 रुपये। फ्रेट पे किया है 3,73,000 रुपये। ठीक है, आउट ऑफ टोटल सेल्स टू नेबरिंग स्टेट्स गुड्स वर्थ 10 lakhs वर बुक्ड थ्रू जीटीए विच पेड टैक्स एट रेट ऑफ 12% और 73,000 फ्रेट उनको दिया गया। तो 3 लाख पे तो देखो 5% की रेट से जीएसटी लगेगा, यानी 15,000 रुपये, और अमाउंट बिल्ड हो जाएगा कस्टमर को 315 का 102%, 315 का 102%, 321,300, और इधर हो जाएगा 73,000 पे 12%, 73,000 का 12% 8760, ये प्लस कर लो 81,760 हो गया। ये बिल्ड हो जाएगा 102%, 83,395.20। ठीक है, फिर एस फॉर परचेज ऑफ फ्लोर फ्रॉम एमपी कंपनी बुक्ड गुड्स बाय जीटीए एंड पेड फ्रेट ऑफ 55,000। 55,000 ये रहेगा एग्जेम्प्ट, नो जीएसटी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लोर क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लोर क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। फॉर परचेज ऑफ बटर फ्रॉम पंजाब, बटर फ्रॉम पंजाब 15 लाख रुपए, कंपनी बुक्ड गुड्स बाय जीटीए एंड पेड फ्रेट ऑफ 35,000। तो 35,000 का 5% 1,750 ये हो गया। बेकिंग पाउडर लिया है, सिंगल कैरिज में आया है, ये फ्रेट पे किया है 1,500 रुपये। अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगल कैरिज में भी जीएसटी लगेगा 5% की रेट से 75 रुपये। उसके अलावा देखिए, फॉर ट्रांसफरिंग द बिस्किट्स इन ओपन मार्केट टू वन ऑफ द सिस्टर कंसर्न, ओपन मार्केट वैल्यू क्या है 4 लाख है, टू वन ऑफ द सिस्टर कंसर्न, द कंपनी बुक्ड जीटीए 40,000 का फ्रेट पे किया है राजस्थान में 5% यानी 2,000 रुपये ये हो गया। अब ये तो सिस्टर कंसर्न है तो कस्टमर है नहीं, इससे मार्कअप चार्ज नहीं करेंगे। बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर्स गिवन अबाउ कंप्यूट द जीएसटी पेएबल ऑन द अमाउंट पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय XYZ लिमिटेड व्हेन इट अवेल्स सर्विसेज ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स। तो अब ये जोड़ो भैया, कितना कितना जीएसटी पे करना है। पहले वाले में तो नील है, दूसरे वाले में 15,850, एक 15,850 हो गया, एक 15,000 हो गया और 8760 हो गया। 15,000 हो गया, 8760 हो गया, नीचे नीचे 2,000 था, यहाँ 75 था, एक 1,750 है ये, और ऊपर चढ़ो, फ्लोर तो एग्जेम्प्ट था 8760 हो गया। तो यही आ रहा है हमारे तो, टैली कर लो 15,850, टैली कर लो 15,850, किधर लिख दिया, अच्छा इधर लिखा है 15,8760, देखो 15,000 आ गया, 8760 आ गया, 1750 1750 आ गया, 75 आ गया और 2,000 आ गया। एक तो ये हो गया। उसके अलावा ये कह रहा है कंप्यूट द जीएसटी चार्ज ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्ड टू कस्टमर्स बाय कंपनी टू इट्स कस्टमर्स।
बिल्ड कितना है, देखो पहले वाले केस में था फर्स्ट में 55,080 था फर्स्ट में। सेकंड में कितना बिल हुआ था, 339507। सेकंड में बिल हुआ है 339507। थर्ड में दो थे, दो ही है बस, बाकी तो इनपुट सर्विस है। 321,300 और 83,395। 321,300 और चौथा है 83,395। अब इस पे क्या है ये, अब यहां प्रिंसिपल सप्लाई हो गई क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स, और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इसकी इंसिडेंटल हो गई। इस पे रेट ऑफ जीएसटी क्या लग जाएगी, ऑफ गुड्स अप्लाई होगी, यानी 12% जीएसटी यहां लग जाएगा, यानी 12% जीएसटी यहां लग गया। तो देख लो 55,080 प्लस 339507 प्लस 321,300 प्लस 83,395 इंटू 12%, 95913, 95913 ये जीएसटी आ रहा है। हाँ 95914 ये जीएसटी आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, मेजर्स कॉमर्शियल गुड्स सर्विसेज जीटीए furnishes the following information in respect of various services provided for the month of March। यहां कह रहा है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड टैक्स देयर ऑन निकालना है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मेजर्स XYZ एंड कंपनी लिमिटेड 30 लाख है, ये आरसीएम के बेसिस पे टैक्स लग जाएगा, आरसीएम के बेसिस पे। फ्रेट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस, फ्रेट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस ये एग्जेम्प्ट रहेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म ये टैक्सेबल है, भले ही से पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड हो टैक्सेबल रहेगा, ये आरसीएम के तहत टैक्स लगेगा ये। सर्विसेज प्रोवाइडेड एज C&F एजेंट ये 2 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा। कंपोजिट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मिस्टर एक्स विच इंक्लूड्स पैकिंग, अनपैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग ऑफ हिज हाउस होल्ड गुड्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। अगर एक्स अनरजिस्टर्ड है तब तो एग्जेम्प्ट है, अगर एक्स अनरजिस्टर्ड नहीं है तो टैक्सेबल है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, अनरजिस्टर्ड माने तो इसको क्या है, एग्जेम्प्ट कर लें। आईटीसी इसको मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप 5% से जीएसटी पे कर रहा है तो फिर आईटीसी नहीं मिल रहा है। इसमें 2 लाख रुपए पे जीएसटी लग जाएगा 18% की रेट से, आईटीसी की कोई एडमिसिबिलिटी है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी 12% की रेट से जीएसटी पे किया जा रहा है, आईटीसी ले रहा है। टोटल रेट चार्ज 25 लाख। फ्रेट चार्ज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड ओनली फॉर पर्पस ऑफ टीडीएस ये एग्जेम्प्ट है। फ्रेट चार्जेस फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर हाउस होल्ड गुड्स ये भी एग्जेम्प्ट है। और फ्रेट कलेक्टेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन स्मॉल व्हीकल्स ये टैक्सेबल रहेगी। अब एक तरह से आपकी जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है वो कितनी हो गई, 25 लाख में से 2.5 लाख घटा दो, 22,50,000 और जीएसटी लग जाएगा एट रेट ऑफ 12%। तो 22,50 पे
2,70,000 रुपये का जीएसटी लग जाएगा। तो ये भी अपन ने क्वेश्चन किए जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज से रिलेटेड थे।